स्टूडेंट, माई सेल्फ राजेश झा, फिजिक्स फैकल्टी। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट पीवाईक्यू एंड चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करा, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ ए स्पेस with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout. The magnitude of electric field in this region is, किसी रीजन में जिस वॉल्यूम दे रखा है 0.2 मीटर क्यूब, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है 5 वोल्ट थ्रू आउट। ठीक है, आपसे पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन विल बी। अब ये जो पोटेंशियल है 5 वोल्ट है हर जगह, इसका मतलब V कांस्टेंट है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। और ये भी आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस डी बाई डी आर होता है। ठीक है, अब चूंकि यहां पे V कांस्टेंट है तो उसको आप अगर डिफरेंशिएट करें आर के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो V कांस्टेंट है तो E क्या होगा, जीरो होगा। तो फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फील्ड का मैग्नीट्यूड जीरो होगा। आंसर इज जीरो। नीट 2020 में आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 into 10 raised to the power -9 coulomb meter. The electric potential due to dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of dipole. डाइपोल के सेंटर से 0.6 मीटर पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। सिचुएटेड ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल। ठीक है, एक डाइपोल है, मान लीजिए ए बी इज ए डाइपोल जिसका आपको डाइपोल मोमेंट P दिया हुआ है, और ये रहा डाइपोल का सेंटर। यहां से R डिस्टेंस पे सपोज करिए कि कोई P पॉइंट है और ये थीटा पे इंक्लाइन है। अब इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा इस P पॉइंट पे, इस डाइपोल के वजह से आपको फॉर्मूला पता होगा कि पोटेंशियल एट P इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos theta where P is the dipole moment divided by R square। अब इसमें आप सारा वैल्यू पुट कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 10 to the power 9, P की वैल्यू पुट करें 16 into 10 raised to the power -9 cos थीटा, यानी थीटा है 60 डिग्री जिसकी वैल्यू हाफ होती है, और R स्क्वायर इज 0.6 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करिए एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 200 वोल्ट एंड बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम। जब एयर मीडियम है तो कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैराड with the introduction of a dielectric medium। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद जो कैपेसिटेंस, देन कैपेसिटेंस बिकम्स 5 times 30 माइक्रोफैराड। ठीक, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर होगा C डैश बाई सी। C डैश जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया गया, और C जब ये पहले था एयर एज ए मीडियम। इस केस में आप देखें तो ये 30 है और ये 6 है, तो ये क्या आ जाएगा 5, एंड दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब आपसे पूछ रहा है कि परमिटिविटी क्या होगा, एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये आ जाएगा, आपको यहाँ दे रखा है 8.85 10 to the power -12 इंटू 5। इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा 0.44 इंटू 10 raised to the power -10। ऑप्शन देख लीजिए, सी इज द करेक्ट आंसर। 0.44 10 to the power -10 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो पहले हमने इसको डिवाइड करके जब इंट्रोडक्शन के बाद
कैपेसिटेंस और पहले का कैपेसिटेंस डिवाइड किया तो वी गेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब रिलेटिव परमिटिविटी मालूम हो गया तो परमिटिविटी होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट एंड दिस इज 8.85 10⁻⁻12 और एप्सिलॉन नॉट हम निकाल चुके हैं 5। आप इसको मल्टीप्लाई करिए एंड यू गेट द आंसर 0.44 10⁻10। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, नीट 2020 में आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग ए चार्ज Q एंड एरिया A। सपोज करिए कि ये पैरेलल प्लेट है जिसका प्लेट सेपरेशन D है और जिसका प्लेट एरिया A है। ठीक है, अब इसके वजह से आप अगर यहां पे फील्ड निकालें तो फील्ड होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट एरिया। और अगर फोर्स निकालें कि उस प्लेट में फोर्स क्या लगेगा तो फोर्स आ जाएगा Q इंटू ई, चार्ज इंटू फील्ड। फील्ड निकाल ही चुके हैं Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब अगर इस फोर्स को आप देखें तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेट सेपरेशन। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट जो D है उससे ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चॉइस देख लीजिए, जो फोर्स है इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, बिल्कुल सही है, यानी फर्स्ट इज द यानी A इज द करेक्ट आंसर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेट सेपरेशन। नीट 2018 में आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है द डायग्राम बिलो शो रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल। ये 4 डायग्राम आपको दिख रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये क्या शो कर रहा है? रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल का रीजन ये शो कर रहा है। एक पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम A टू B, यानी एक पॉजिटिव चार्ज A से B की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है इन ऑल द 4 केसेज वर्क डन इज सेम, minimum work is required to move Q in figure first, maximum work is required to move Q in figure second, and maximum work is required to move Q in figure third। आपको पता है कि जो वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यहां A और B। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये इक्विपोटेंशियल है। ठीक है, सारे में देखें तो A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इक्वल है। इसका मतलब इस सारे केसेस में जो वर्क डन होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन ऑल द 4 केसेज एंड वर्क डन इज सेम इन ऑल द 4 केसेज। इसीलिए वर्क डन क्या होगा? सेम होगा। तो A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नीट 2017 में आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम। ठीक है, एक कैपेसिटर है, उसको बैटरी से चार्ज कर दिया, फिर बैटरी को हटा दिया, बैटरी इज रिमूव्ड, एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर, और दूसरा एक अनचार्ज कैपेसिटर उसके पैरेलल में जोड़ दिया। आपको पूछ रहा है कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम डिक्रीजेज बाय फैक्टर 2, रिमेन सेम, इंक्रीजेज बाय फैक्टर 2, इंक्रीजेज बाय फैक्टर 4। तो पहले केस में अगर आप देखें जो इनिशियल एनर्जी होगा हाफ कैपेसिटेंस C पोटेंशियल B, हाफ से V स्क्वायर। ठीक है, अब बैटरी को हटा दिया। ठीक है, एक दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर उसके पैरेलल में जोड़ दिया, तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा, जो कॉमन पोटेंशियल होगा आपको पता है C1 V1 प्लस C2 V2
बाई C1 प्लस, अब चूंकि आइडेंटिकल है, अच्छा ये तो 0 है चूंकि जो दूसरा कैपेसिटर था वो तो अनचार्ज है, तो C इंटू वी डिवाइडेड बाई C प्लस सी मतलब 2C एंड कॉमन पोटेंशियल इज V/2। अब अगर आप एनर्जी निकालें तो एनर्जी आ जाएगा हाफ, क्योंकि ये पैरेलल में जोड़ा है, देखिए इस तरह से, तो ये आ जाएगा 2C एंड पोटेंशियल इज V/2 इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4 CV²। इसे आप लिख सकते हैं हाफ CV²। ओके, तो दिस इज डिक्रीजेज बाय फैक्टर 2। The resulting energy, the electrostatic energy of the resulting system is decreases by factor 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, प्लेट सेपरेशन डी एंड कैपेसिटेंस सी इज filled with 4 dielectric materials having dielectric constant K1, K2, K3 and K4। ठीक है, करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका प्लेट एरिया A है, प्लेट सेपरेशन D है, कैपेसिटेंस C is filled with 4 dielectric materials having dielectric constant K1, K2, K3, K4, K1, K2, K3, K4। ठीक है, अब करें इफ ए सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज टू बी यूज्ड टू हैव द सेम कैपेसिटेंसी इन दिस, तो ये के बीच क्या रिलेशन होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है इसमें कि आपको, अब देखिए 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, K1, K2, K3, K4। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो प्लेट सेपरेशन कितना है D/2, एरिया कितना है इसका A/3, तो सारे का आप कैपेसिटेंस निकाल लें, क्योंकि जब आप कैपेसिटेंस निकालने वाले पहले की अगर बात करें तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट K1, एप्सिलॉन K A/D होगा, एरिया इज A/3 एंड सेपरेशन इज D/2, ये आ जाएगा 2/3 एप्सिलॉन नॉट K1 एरिया बाई D, ये आ जाएगा C1। अगर आप C2 निकालें तो ये आ जाएगा 2/3 एप्सिलॉन नॉट K2 एरिया बाई D, और अगर आप C3 निकालें तो ये भी आ जाएगा 2/3 एप्सिलॉन नॉट K3 एरिया बाई D। और अगर आप C4 निकालें तो देखिए क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K4 एरिया इज A एंड सेपरेशन इज D/2। ठीक है, सेपरेशन इज D/2 एंड प्लेट एरिया क्या है, A है ये, यानी चारों आपने निकाल लिया। अब इस तीनों का अगर देखें तो इसका जो एक प्लेट है वो कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरा प्लेट यहाँ एक कॉमन से कनेक्टेड है, यानी ये जो तीनों के तीनों है ये पैरेलल में है। इस तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा C1, C2 और C3 का, वो इस C4 के साथ सीरीज होगा। तो पहले इस तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लें, C1, C2, C3 का, चूंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में आपको क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है। C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, C इक्विवेलेंट आ गया। अब ये C इक्विवेलेंट C4 के साथ पैरेलल है तो CAB आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट प्लस 1/C4। आप इसको सिंप्लीफाई करिए एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, देखिए C1, C2, C3, C4 ये सब निकाल चुके हैं, बता चुका हूं कि C1, C2, C3 ये तीनों पैरेलल में है और इस तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा वही C4 के साथ सीरीज। तो या तो आप तीनों आप निकाल लें C इक्विवेलेंट, फिर सीरीज का फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी लिखते हैं CAB आ जाएगा 1/C1 प्लस C2 प्लस C3, दिस इज C इक्विवेलेंट प्लस 1/C4। अब तीनों वैल्यू यहाँ पे और जो C4 की वैल्यू है यहाँ पे पुट करें, सॉल्व करें और जो रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे वो 2/K इक्वल टू 3 अपॉन में K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4। ठीक है, तो C इज द करेक्ट आंसर, यानी 2/K इक्वल टू 3 अपॉन 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। इस तरह से आप
उसको सॉल्व करें और यू गेट द आंसर। ठीक है, पहले इंडिविजुअली हमने निकाल लिया, फिर देखा कि कौन सीरीज और कौन पैरेलल है। ठीक है, तो क्या पता चला कि C1 C2 C3 तो पैरेलल में है और उसका जो इक्विवेलेंट है उसके साथ C4 सीरीज में है। फिर उसको CAB क्या होगा, एप्सिलॉन A इंटू K/D, उससे आप इक्वेट करें और आप K के साथ में K1 K2 K3 K4 का आप रिलेशन निकाल लें। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा जो भी हमने डिस्कस किए इस चैप्टर से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।